अगर आप ध्यान से देखें तो इंसान इस प्लैनेट का शायद सबसे अजीब मैमल है। एक शेर के पास उसके तेज क्लॉज हैं, एक भालू के पास उसकी जबरदस्त ताकत और एक चिंपांजी के पास घना फर जो उसे धूप, ठंड और चोटों से बचाता है। लेकिन हमारे पास न क्लॉज हैं, न कैनाइंस और न ही प्रोटेक्टिव फर। अगर सिर्फ बॉडी को देखा जाए तो हम किसी भी जंगल में सरवाइव करने के लिए डिजाइन ही नहीं लगते। फिर भी आज पूरी दुनिया पर राज किसी शेर या हाथी का नहीं है, बल्कि इसी कमजोर दिखने वाले इंसान का है। वहीं से एक बहुत बड़ी इवोल्यूशनरी मिस्ट्री शुरू होती है। इवोल्यूशन का सबसे बेसिक रूल है कि वो किसी स्पीशीज से उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी चीज बिना वजह नहीं छीन लेता। हर अडेप्टेशन की एक कीमत होती है और हर लॉस के बदले कुछ और मिलता है। तो फिर हमारे पूर्वजों ने अपना घना फर खोना क्यों एक्सेप्ट किया? अगर ये सर्वाइवल के लिए इतनी जरूरी थी तो नेचुरल सिलेक्शन ने इसे बचाकर क्यों नहीं रखा? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शायद हम इस रहस्य की शुरुआत ही गलत जगह से करते आए हैं। हमें बचपन से बताया गया कि इंसानों ने अपना फर खो दिया, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इंसानी स्किन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया तो उन्हें एक बिल्कुल अलग तस्वीर नजर आई। ह्यूमन बॉडी पर आज भी लगभग उतने ही हेयर फॉलिकल्स मौजूद हैं जितने हमारे सबसे करीबी एवोल्यूशनरी रिलेटिव्स चिंपांजी के शरीर पर होते हैं। बदला फॉलिकल्स का नंबर नहीं था, बदला उनसे निकलने वाले बालों का साइज और स्ट्रक्चर था। घने और मोटे बालों की जगह बहुत पतले और लगभग ट्रांसपेरेंट वेलस हेयर्स ने ले ली, और इसी वजह से हमें लगता है कि हम बिल्कुल हेयरलेस हैं। लेकिन अगर हमने अपना फर वाकई डिस्ट्रॉय ही नहीं किया तो फिर असली सवाल और भी गहरा हो जाता है। आखिरकार इवोल्यूशन ने सिर्फ बालों को छोटा क्यों किया? और अगर फर कम हुआ तो उसके बदले बॉडी ने कौन सी नई कैपेबिलिटी हासिल की जो इतनी वैल्यूएबल थी कि उसने हमारी सबसे पुरानी नेचुरल प्रोटेक्शन को रिप्लेस कर दिया? इस इन्वेस्टिगेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जवाब किसी एक डिस्कवरी में नहीं छुपा। यह कहानी जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी और इकोलॉजी की है। इसमें फॉसिल्स, डीएनए, पैरासाइट्स और हमारे अपने हाथ भी हैं। हर नया साइंटिफिक क्लू एक पुरानी असम्पशन को तोड़ता है और एक नया सवाल खड़ा कर देता है। और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इस मिस्ट्री का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू किसी फॉसिल से नहीं आया, ना किसी एंशिएंट स्केलेटन से, ना किसी केव पेंटिंग से, बल्कि एक ऐसे छोटे से पैरासाइट से जिसे देखकर शायद कोई कभी इमेजिन भी ना करे कि वो ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री बुक बन सकता है। क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने उस पैरासाइट का डीएनए पढ़ा तो उन्हें सिर्फ उसकी हिस्ट्री नहीं मिली, उन्हें हमारी हिस्ट्री मिल गई। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो बताती है कि इंसानों ने फर नहीं खोया, बल्कि इंसानों ने उनके बदले कुछ ऐसा पाया जिसने हमेशा के लिए धरती पर सर्वाइवल के रूल्स ही बदल दिए। जब हम कहते हैं कि इंसान हेयरलेस है तो हम अपनी आंखों पर भरोसा कर रहे होते हैं, लेकिन साइंस अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां हमारी आंखें हमें धोखा देने लगती हैं। इसीलिए रिसर्चर्स ने ह्यूमन स्किन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसका कंपैरिजन हमारे सबसे करीबी एवोल्यूशनरी रिलेटिव्स चिंपांजी की स्किन से किया। सबको उम्मीद थी कि चिंपांजी के घने फर के नीचे हजारों फॉलिकल्स होंगे और ह्यूमन स्किन लगभग खाली होगी। लेकिन जो नज़ारा सामने आया उसने एवोल्यूशन की पूरी कहानी का पहला चैप्टर ही बदल दिया। इंसान की स्किन खाली नहीं थी, उसमें भी लगभग उतनी ही डेंसिटी में हेयर फॉलिकल्स मौजूद थे जितनी चिंपांजी की स्किन में है। फर्क सिर्फ इतना था कि चिंपांजी के फॉलिकल्स से मोटे और गहरे रंग के बाल निकल रहे थे, जबकि ह्यूमन फॉलिकल्स से बहुत पतले और लगभग ट्रांसपेरेंट वेलस हेयर्स आ रहे थे। मतलब हमने अपना फर पूरी तरह खोया ही नहीं, इवोल्यूशन ने बस उसका रूप बदल दिया। लेकिन यहीं से एक और भी बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर फर धीरे धीरे कम हो रहा था तो हमारे पूर्वजों ने अपनी सबसे बड़ी नेचुरल प्रोटेक्शन खो दी। फर सिर्फ ठंड से नहीं बचाता, वो तेज धूप से बचाता है, छोटी मोटी चोटों का असर कम करता है और स्किन को बाहरी एनवायरनमेंट से अलग रखता है। किसी भी मैमल के लिए इतनी वैल्यूएबल एडेप्टेशन को खोना बहुत बड़ा रिस्क था। नेचुरल सिलेक्शन तभी ऐसा रिस्क लेता है जब उसके बदले सर्वाइवल का और भी बड़ा एडवांटेज मिलने वाला हो। लेकिन वो एडवांटेज था क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढने में साइंटिस्ट्स को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो है कि हमें कैसे पता चला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ, क्योंकि बोन्स फॉसिलाइज हो जाती हैं, दांत भी लाखों साल तक बच सकते हैं,
लेकिन स्किन और हेयर लगभग कभी फॉसिल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनते थे। कई सालों तक रिसर्चर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर किसी रिसर्चर ने एक बिल्कुल अलग एंगल से सोचना शुरू किया। अगर हेयर खुद प्रिजर्व नहीं होता तो शायद कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी पूरी जिंदगी हेयर पर डिपेंड करती हो। अगर ह्यूमन बॉडी बदली होगी तो उस ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन भी बदली होगी। इसी थॉट प्रोसेस ने साइंटिस्ट्स को ले जाकर खड़ा कर दिया एक बहुत छोटे पैरासाइट के सामने। वो है लाइस, यानी जुएन। लाइस अपनी पूरी लाइफ ह्यूमन हेयर के बीच गुजारते हैं। इसीलिए अगर ह्यूमन बॉडी पर हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन बदला होगा तो लाइस की पॉपुलेशन भी जरूर बदली होगी। साइंटिस्ट्स ने अलग अलग ह्यूमन लाइस का डीएनए सीक्वेंस किया और उनके जेनेटिक डिफरेंसेस को कंपेयर करना शुरू किया। इसी एनालिसिस ने एक ऐसी डिस्कवरी दी जिसे आज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की सबसे क्रिएटिव इन्वेस्टिगेशंस में से एक माना जाता है। रिसर्च से पता चला कि आजकल के इंसानों पर पाए जाने वाले हेड लाइस और प्यूबिक लाइस एक ही एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन का हिस्सा थे। जब हमारे पूर्वजों के पूरे शरीर पर बहुत फर था, तब ये पैरासाइट्स आसानी से बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मूव कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे बॉडी का फर कम होता गया, उनके बीच का नेचुरल ब्रिज टूट गया। अब सिर्फ सिर और प्यूबिक रीजन में ही घने बाल बचे थे। धीरे धीरे ये एक पॉपुलेशन दो अलग पॉपुलेशंस में डिवाइड हो गई, और जब पॉपुलेशंस अलग हो जाती है तो उनके डीएनए में वक्त के साथ अलग अलग म्यूटेशंस जमा होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को साइंटिस्ट्स मॉलिक्यूलर क्लॉक कहते हैं। म्यूटेशन की एवरेज रेट को मेजर करके रिसर्चर्स एस्टिमेट लगा सकते हैं कि सेपरेशन कब हुआ होगा। इसी मॉलिक्यूलर क्लॉक ने इंडिकेट किया कि ह्यूमन बॉडी हेयर का मेजर रिडक्शन लगभग 1.2 मिलियन ईयर्स पहले हो चुका था। एक ऐसी डेट जो किसी फॉसिल ने नहीं बताई, एक पैरासाइट ने बताई। लेकिन डीएनए ने एक और भी अनएक्सपेक्टेड सीक्रेट रिवील किया। जब साइंटिस्ट्स ने प्यूबिक लाइस का जेनेटिक कंपैरिजन किया तो उन्होंने देखा कि वो चिंपांजी पर रहने वाले लाइस से सबसे करीब नहीं है। उनका रिलेशनशिप गोरिल्ला पर रहने वाले लाइस के साथ ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान गोरिल्ला से इवॉल्व हुए, बल्कि किसी वक्त हमारे पूर्वजों और गोरिल्ला के हैबिटेट्स इतने करीब आए होंगे कि ये पैरासाइट्स एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज तक ट्रांसफर हो गए। एक छोटे से पैरासाइट ने हमें सिर्फ हेयर लॉस की अप्रॉक्सीमेट डेट ही नहीं बताई, बल्कि हमारे पुरखों के एनवायरनमेंट की एक झलक भी दे दी। लेकिन फर्क होते ही अर्ली इंसानों के सामने एक नया खतरा आया। वो है अफ्रीकन इक्वेटर की ब्लिस्टरिंग यूवी रेज। इस सीवियर सन एक्सपोजर से बचने के लिए हमारे MC1R जीन में एक फास्ट एवोल्यूशनरी शिफ्ट हुआ, जिससे पेल स्किन डीपली पिगमेंटेड डार्क स्किन में बदल गई। हमने थिक फर तो खोया, पर बदले में एक परमानेंट बायोलॉजिकल सनस्क्रीन पाली जो हमारी बॉडी के वाइटल फोलेट मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाती थी। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। हम ये भी जानते थे कि बॉडी हेयर का ड्रामेटिक रिडक्शन कब हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था। अगर हमारे पूर्वजों ने अपनी इंसुलेटिंग लेयर हटा दी थी तो वो अफ्रीकन सवाना की झुलस देने वाली गर्मी में जिंदा कैसे रहे? इसी सवाल का जवाब ह्यूमन एवोल्यूशन के सबसे रिमार्केबल इनोवेशन में छुपा है। एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम जिसने सिर्फ हमें ठंडा ही नहीं रखा, बल्कि शायद हमारे दिमाग के फ्यूचर को भी बदल दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का सबसे मुश्किल सवाल अभी भी वही था। अगर एक मैमल अपनी इंसुलेटिंग लेयर को इतना कम कर दे तो उसका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होगा? दिन की तेज धूप, गर्म हवा और खुला सवाना, ये सब मिलकर किसी भी हेयरलेस एनिमल के लिए जान लेने वाला कॉम्बिनेशन बन सकते थे। फिर हमारे पूर्वज इस एनवायरनमेंट में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं, बल्कि फ्लरिश कैसे कर गए? जवाब उस सिस्टम में था जो उसके साथ इवॉल्व हुआ। ज्यादातर मैमल्स पसीना बहाते हैं, लेकिन उनका स्वेट और हमारा स्वेट एक जैसा नहीं होता। उनके शरीर में मेनली एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स एक गाढ़ा ऑनाइली फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं जो हेयर फॉलिकल्स के अंदर रिलीज होता है। घने फर के साथ ये फ्लूइड कूलिंग के लिए बहुत इफेक्टिव नहीं होता। इसके अपोजिट इंसानों ने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिफ्ट देखा। हमारे शरीर में लगभग 2 से 5 मिलियन एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स डेवलप हुई, जो पानी जैसा पतला स्वेट सीधा स्किन की सरफेस पर छोड़ती हैं। जब यह स्वेट इवेपोरेट होता है तो वो बॉडी की हीट को साथ लेकर हवा में उड़ जाता है। ये एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम था
जैसा किसी और प्राइमेट में इस स्केल पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझना जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं कि इंसानों ने फर इसलिए खोया ताकि पसीना आ सके, लेकिन असल कहानी उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर सिर्फ फर कम हो जाता और एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स इवॉल्व ना होती तो हमारी बॉडी और भी ज्यादा गर्म हो जाती। इसलिए इवोल्यूशन ने एक चीज नहीं बदली, उसने पूरा पैकेज रीडिजाइन किया। फर पतला हुआ, स्वेट ग्लैंड्स बदलीं, स्किन का फंक्शन बदला और बॉडी ने हीट को हैंडल करने का एक बिल्कुल नया तरीका सीख लिया। ये वही एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ था जिसके बिना हेयरलेसनेस कभी सक्सेसफुल एडेप्टेशन नहीं बन सकती थी। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने इस कूलिंग सिस्टम को और डिटेल में स्टडी किया तो उन्हें एहसास हुआ कि शायद इसका सबसे बड़ा फायदा रनिंग भी नहीं था। हम अक्सर सुनते हैं कि इंसान परसिस्टेंस हंटर्स थे, वो अपने शिकार को घंटों तक दौड़ाकर थका देते थे। ये हाइपोथेसिस आज भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने एक और पॉसिबिलिटी प्रपोज की। शायद एफिशिएंट कूलिंग ने हमें सिर्फ तेज दौड़ने की एबिलिटी नहीं दी, उसने हमारे दिमाग को इवॉल्व होने का मौका दिया। ह्यूमन ब्रेन बॉडी वेट का सिर्फ लगभग 2% होता है, लेकिन ये रेस्टिंग स्टेट में भी बॉडी की एनर्जी का करीब 20% कंज्यूम करता है। ब्रेन एक पावरफुल बायोलॉजिकल इंजन की तरह काम करता है, और हर इंजन की तरह अगर उसकी हीट एफिशिएंटली बाहर ना निकले तो सिस्टम डैमेज होने लगता है। इसी ऑब्जर्वेशन से कुछ साइंटिस्ट्स ने रेडिएटर थ्योरी प्रपोज की। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जैसे जैसे अर्ली इंसानों ने अपना फर कम किया और उनका कूलिंग सिस्टम एफिशिएंट होता गया, वैसे वैसे बॉडी एक बड़े और ज्यादा हीट जनरेट करने वाले ब्रेन को सेफली सपोर्ट कर पाई। ये आइडिया काफी वाइडली डिस्कस होता है, लेकिन रिसर्चर्स अभी भी इस बात पर डिबेट करते हैं कि ब्रेन एक्सपेंशन का प्राइमरी ड्राइवर कूलिंग था या फिर डाइट, क्योंकि कुकिंग और दूसरे फैक्टर्स ने भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रोल निभाई। चाहे रेडिएटर थ्योरी फाइनल आंसर हो या पजल का सिर्फ एक हिस्सा, एक बात बहुत क्लियर है, ह्यूमन इवोल्यूशन में बॉडी और ब्रेन अलग अलग स्टोरीज नहीं हैं। स्किन की बायोलॉजी, स्वेटिंग, मेटाबॉलिज्म और इंटेलिजेंस एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हमें अलग अलग ऑर्गन्स नजर आते हैं। इवोल्यूशन को देखो तो सब एक ही सिस्टम के इंटरकनेक्टेड पार्ट्स लगते हैं। लेकिन एफिशिएंट कूलिंग का एक और अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट भी था। सोचिए, अफ्रीकन सवाना का एक दिन, सुबह और शाम के वक्त टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है। इसी वक्त ज्यादातर बड़े प्रेडेटर्स जैसे प्राचीन बिग कैट्स और जाइंट हाइनास सबसे एक्टिव रहते थे। उनके लिए यह शिकार का परफेक्ट टाइम था। लेकिन दोपहर, जब सूरज सीधा सिर के ऊपर होता था और जमीन से गर्मी की लहर उठती थी, तब वही प्रेडेटर्स अक्सर छाया ढूंढकर आराम करते थे। उनके शरीर घने फर से ढके हुए थे और एक्सेसिव हीट उनके लिए भी डेंजरस थी। इसी ऑब्जर्वेशन से एक फैसिनेटिंग इकोलॉजिकल हाइपोथेसिस सामने आई, जिसे कभी कभी थर्मल नीश हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके मुताबिक अर्ली इंसानों ने सवाना को सिर्फ जगह के हिसाब से नहीं बल्कि टाइम के हिसाब से डिवाइड किया। जब दूसरे प्रेडेटर्स गर्मी से बचने के लिए छुप गए, तब हमारे पूर्वज खुले मैदान में निकल सकते थे। वो शायद शुरू में बड़े हंटर्स नहीं थे, हो सकता है वो स्केवेंजर्स थे जो दूसरे प्रेडेटर्स के छोड़े हुए कारकासेस तक पहुंचते थे या फूड कलेक्ट करते थे, उस वक्त जब कंपटीशन सबसे कम होता था। इस हाइपोथेसिस को काफी रिसर्चर्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये परसिस्टेंस हंटिंग के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्लेनेशन माना जाता है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसानों ने एनवायरनमेंट को अपनी स्ट्रेंथ से जीता, लेकिन शायद शुरुआत में हमने एनवायरनमेंट को समझकर जीता। हमारा सबसे बड़ा वेपन मसल्स नहीं थे, हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज था कि हम उस वक्त एक्टिव रह सकते थे जब हमारे सबसे खतरनाक कॉम्पिटिटर्स मजबूर होकर रुक जाते थे। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर हम वापस उसी सवाल पर लौट कर आएं जिससे हमने शुरुआत की थी कि इंसानों ने अपना फर क्यों खो दिया, तो शायद अब इसका जवाब पहले जैसा बिल्कुल नहीं लगता। शुरुआत में ये एक लॉस दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इवोल्यूशन ने हमसे हमारी नेचुरल प्रोटेक्शन छीन ली। लेकिन जितने भी साइंटिफिक क्लूज हमने देखे, उन्होंने एक ही बात बार बार दिखाई, इवोल्यूशन ने हमसे कुछ चीजें जरूर लीं, लेकिन उनके बदले हमेशा कुछ और दिया। हमारा फर कम हुआ, लेकिन उसकी जगह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ।
इसीलिए शायद हम एवोल्यूशन को गलत तरीके से देखते हैं। हम सोचते हैं कि एवोल्यूशन हमें स्ट्रॉन्गर बनाता है, लेकिन असल में एवोल्यूशन ने हमें बेहतर अडेप्टेड बनाया है। स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स की नहीं होती, कभी वो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है, तो कभी वो एनवायरनमेंट का सही वक्त चूज करने की इंटेलिजेंस होती है। और शायद इसी वजह से ह्यूमन बॉडी को सिर्फ देखकर उसकी कहानी समझना नामुमकिन है। हमारी स्किन हमें हेयरलेस दिखती है, लेकिन उसके नीचे लाखों हेयर फॉलिकल्स अब भी मौजूद हैं। हमारा पसीना हमें सिर्फ गर्मी की वजह से आता हुआ लगता है, लेकिन वही बायोलॉजिकल सिस्टम कभी हमारे पूर्वजों को अफ्रीकन सवाना की तपती धूप में जिंदा रखता था। हमारी बॉडी का हर छोटा फीचर अपने अंदर लाखों सालों की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री लेकर चल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवोल्यूशन का कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता। उसने कभी डिसाइड नहीं किया था कि एक दिन इंसान सिटीज बनाएंगे, टेलीस्कोप्स इन्वेंट करेंगे या मून पर पहुंच जाएंगे। वो सिर्फ हर जनरेशन में एक छोटा सा चेंज करता गया। कहीं बाल थोड़े पतले हुए, कहीं स्वेट ग्लैंड्स ज्यादा एफिशिएंट हो गईं। हर चेंज अपने आप में बहुत छोटा था, लेकिन जब लाखों सालों तक ये छोटे छोटे चेंजेस एक दूसरे के ऊपर जमा होते गए, तब उन्होंने मिलकर एक ऐसी स्पीशीज बना दी जो अपने एनवायरनमेंट को सिर्फ अडेप्ट नहीं करती थी, बल्कि उसे बदल भी सकती थी। इसीलिए अगली बार जब आप गर्मी में पसीना महसूस करें, तो उसे सिर्फ एक इनकन्वीनियंस मत समझिए। शायद वही पसीना उन अडेप्टेशंस की याद है जिन्होंने हमारे पूर्वजों को अफ्रीकन सवाना की तपती धूप में सरवाइव करने का मौका दिया। और जब मिरर में अपनी स्किन देखें, तो ये मत सोचिए कि आप एक हेयरलेस एनिमल हैं। सोचिए कि आपके शरीर का हर इंच एवोल्यूशन के सबसे रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट्स में से एक का जिंदा रिकॉर्ड है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके फर में नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा से ये थी कि जब एवोल्यूशन ने उससे कुछ चीजें छीन लीं, तब उसने उनके बदले कुछ और भी ज्यादा पावरफुल पैदा कर दिया। और शायद इसीलिए ह्यूमन एवोल्यूशन की सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हमारी बॉडी का हर छोटा फीचर एक कहानी सुनाता है। बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। अगर आज की डॉक्यूमेंट्री ने आपको अपने ही शरीर को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आप भी ह्यूमन एवोल्यूशन, एंथ्रोपोलॉजी और साइंस की ऐसी ही हिडन स्टोरीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सैपियंस कोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे इवोल्यूशनरी मिस्ट्री के साथ, जो शायद हमेशा से आपके सामने थी, लेकिन कभी नजर नहीं आई। तब तक के लिए क्यूरियस रहिए, क्योंकि जितना हम इवोल्यूशन को समझते हैं, उतना ही हम खुद को समझने लगते हैं।